सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो री एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में क्लास 1 to 5 के ईवीएस की बात करेंगे। देखिए, पेपर आप लोग कई बार लगा चुके होंगे, इवन लगा भी रहे होंगे, तो आज साथ ही साथ इसका रिवीजन भी करते चलिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हम लोग पर क्लास 15 क्वेश्चन के पार्ट में करेंगे। एक क्लास में 15 सवाल देखेंगे। तो आज का पहला सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? पूर्वी तारे को कहते हैं, दक्षिणी तारे को कहते हैं, उत्तरी तारे को कहते हैं या पश्चिमी तारे को कहते हैं? ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो देखिए, ध्रुव तारा की अगर बात करें तो नॉर्थ स्टार यानी पूर्वी तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। डायरेक्शन की अगर बात करें तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, ईस्ट एंड वेस्ट, ये है हमारा डायरेक्शन। तो जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इसके जस्ट नॉर्थ पोल पे यानी कि उत्तर की दिशा में एक ध्रुव तारा होता है, एक तारा जिसका नाम है ध्रुव तारा। ये किधर होता है? हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ जो पोल है उधर होता है एक तारा जिसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। इसे उत्तर तारा या नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1981 में, 1973 में, 1972 में या फिर 1985 में? बताइए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में और ये शुरू किया गया था उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, जो भारत में टाइगर्स की कम होती संख्या थी उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू की गई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात? बताइए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। लखनऊ समझौते की बात कर रहा है कि लखनऊ समझौता जो 1916 हुआ था, किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य? तो लखनऊ समझौता 1916 जो हुआ था, ये हुआ था किसके बीच हुआ था? बताइए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था लखनऊ समझौता 1916। 1916 का जो लखनऊ का था इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किए थे एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे। एसी मजूमदार इसके अध्यक्ष थे लखनऊ अधिवेशन की। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति बनी थी, वो एक मंच पे आए थे। नेक्स्ट है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार? कहाँ पे है जंगली गधों का अभयारण्य? तो जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक जगह है कच्छ का रण, कच्छ का रण है, इसी कच्छ के रण में स्थित है आपका जंगली गधों का अभयारण्य। ये गुजरात राज्य में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, कार्बन डेटिंग जो है वो संदर्भित करता है किसे? श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन, चट्टानों की शक्ति का मापन और इनमें से सभी। तो कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। देखिए, कार्बन डेटिंग की अगर बात करें तो ये संदर्भित करता है, या कार्बन डेटिंग जो है रेफर्स टू प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियाँ या
जो सामग्रियां हैं उनकी आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग मेथड में C14 के माध्यम से अगर कोई पुरानी वस्तु या कोई अवशेष प्राप्त हुआ है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसे ये कोई बर्तन है तो C14 की मदद से या कार्बन डेटिंग की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है, इसकी एज क्या है, ये कितनी पुरानी वस्तु है। तो प्राचीन स्थलों पे मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु के मापन के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया या फिर संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950 या फिर 13 नवंबर 1949? बताइए। तो देखिए, अगर राष्ट्रीय गान के अपनाने की बात करें संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था ये सबको पता है, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को गाने में लगता है 52 सेकेंड, 52 सेकेंड में गाया जाता है। अगर 60 में गाना हो तो 20 सेकेंड में गाया जाता है। 52 सेकेंड में कंप्लीट गाया जाता है और 60 में अगर कंप्लीट करना हो तो 20 सेकेंड में इसे कंप्लीट करते हैं। पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। 1911 में कलकत्ता का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे पंडित विशन नारायण दत्त। पंडित विशन नारायण दत्त ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1911 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसमें पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। पंडित विशन नारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और बाकी रही बात संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाए जाने की, तो ये है आपका 24 जनवरी 1950। तो हमें बताना है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। बात हो रही है बायोमैग्निफिकेशन की। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, या फिर जीव के आकार में वृद्धि को कहते हैं, या फिर समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता को, या इनमें से सभी। बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? देखिए, दो बातें होती हैं। एक होता है बायो कंसंट्रेशन और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये तालाब है, इसमें कोई मछली है, और जो हम कीटनाशक पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, वो विषैले पदार्थ अगर तालाब में आ रहे हैं, मछली उन्हें कंज्यूम कर रही हैं, तो उनके बॉडी में जो टॉक्सिक या जो जहरीले विषैले पदार्थ इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे बायो कंसंट्रेशन। ये बात तो हो गई। बायो कंसंट्रेशन का मतलब कि जो भी विषैले पदार्थ किसी जीवधारी के शरीर में कंसंट्रेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जो उनकी सांद्रता बढ़ रही है, जो वो कंसंट्रेट हो रहे हैं, उसे हम बायो कंसंट्रेशन कह देंगे। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। जैसे तालाब में ये सारे विषैले पदार्थ आ रहे हैं, कोई मछली इसे कंज्यूम कर रही है, तो इसमें जो बायो कंसंट्रेशन है उसकी मात्रा कम होगी। लेकिन अगर इस मछली को कोई बड़ी मछली ने खा लिया तो इसमें इस बायो कंसंट्रेशन की मात्रा ज़्यादा होगी। और अगर ये बड़ी मछली को किसी इंसान ने खा लिया तो इसमें क्या होगा, वो बायो कंसंट्रेशन की मात्रा या विषैले पदार्थ की जो कंसंट्रेशन है वो और ज़्यादा होगा। इसी प्रक्रिया को हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन में क्या है, स्टेज बाय स्टेज वो जो कंसंट्रेशन है, वो जो सांद्रता है जहरीले पदार्थ या विषैले पदार्थ की, वो काफ़ी मात्रा में कई गुना बढ़ती जाती है। अगर यहाँ मान लीजिए कि 10 गुना बढ़ी तो यहाँ 20 गुना बढ़ जाएगी, उसका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है कि समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को जो है हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस। बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? पहले तो ये नहीं बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते समय ये नहीं ही स्किप होता है।
हम पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक है, मार देंगे फास्फोरस और भाग आएंगे, लेकिन ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंगी यानी कि कवक। कवक अजैविक नहीं जैविक है। देखिए अगर हम जैवमंडल की बात करें तो जो हमारा जैवमंडल है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक जैविक और दूसरा अजैविक। ठीक है, जैविक में क्या आते हैं, जो जीवित जीव होते हैं वो जैविक में आते हैं, और जो मृत जीव होते हैं वो जिनमें जान होती है, जो जीवित हैं वो जैविक में बायोटिक में आएंगे, और जो मृत हैं वो अबायोटिक में आएंगे। जैसे मनुष्य किस में आ जाएगा, बायोटिक में आ जाएगा, जीवित जीव में आ जाएगा, जैविक में आ जाएगा। पेड़ पौधे, कवक, ये सब किस में आ जाएंगे, जैविक में। मृत में कौन आ जाएंगे, मृदा, पानी, पहाड़, झरना, ये सब किस में आ जाएंगे, अजैविक घटक में आ जाएंगे। तो यहाँ पूछ रहा अजैविक घटक नहीं है, वो हो जाएगा कवक। बाकी मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस ये सब के सब अजैविक घटक का हिस्सा हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम, सिडनी, न्यूयॉर्क या फिर नागासाकी। बताइए कहाँ पे स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय? ग्रीन पीस इंटरनेशनल के मुख्यालय की बात करेंगे तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, नीदरलैंड में स्थित है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में। और स्थापना की बात करें तो 1971 यानी 1971 में हुई थी इसकी स्थापना ग्रीन पीस इंटरनेशनल की। हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण देखने को कहाँ मिलता है? तो ये देखने को मिलता है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। और आर्सेनिक प्रदूषण से जो बीमारी होती है वो है ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग हो जाता है अगर जल में आर्सेनिक का प्रदूषण हो, तो क्या होता है, ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि, जो भारत का पश्चिमी घाट है उसमें जो दक्कन वाला क्षेत्र है वो शुष्क है क्योंकि रेन शैडो प्रभाव बनता है, उच्च तुंगता प्रभाव बनता है, निम्न ताप प्रभाव बनता है या फिर दाब प्रभाव है। किसकी वजह से पश्चिमी घाट में जो दक्कन है वो शुष्क है? तो ये होता है रेन शैडो इफ़ेक्ट की वजह से। देखिए अगर इसकी बात की जाए तो अगर हम बात करें, ये है अपना प्यारा भारत, प्रायद्वीपीय भारत, बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत में ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाट, ये हो जाएगा हमारा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करें तो दक्कन यहाँ पे स्थित है, पश्चिमी घाट की तरफ दक्कन स्थित है। अब जब ये मानसूनी हवाएं आती हैं तो ये इधर से निकलती हैं, यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, चोटियों की वजह से क्या होता है, बारिश सब इधर ही हो जाती है, इन चोटियों को ये पार नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे रेन शैडो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि एक तरफ बारिश तो हुई लेकिन दूसरी तरफ बारिश नहीं हुई, और इसी रेन शैडो इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है, दक्कन जो है शुष्क रह जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। एक बात यहाँ और याद रख लीजिए कि ये जो उत्तरी घाट मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं, इनके मिलन बिंदु पे स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। मतलब नीलगिरी की पहाड़ी पे ये मिलते हैं, और ये नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये है दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आगे कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पे, और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में, 1962 में, 1960 में या 1975 में? कब आया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, बताइए। तो देखिए अगर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो ये आया था 1972 में। 1972 में आया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। कब आया था ये? 1972 में। एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? चलिए इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया कब था, भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।